भारतीय संसद की इमारत, वह इमारत जिसके खंभे बयां करते हैं कि यहाँ लोकतंत्र मजबूती से टिका है, जिसकी गोलाई यहाँ के संसदीय लोकतंत्र की प्रखरता प्रतिबिंबित करती है। यह इमारत इस वर्ष फरवरी के महीने में 100 साल की हो गई। 12 फरवरी 1921 को आज़ादी के 26 वर्ष पहले ड्यूक ऑफ कनॉट, प्रिंस आर्थर, जो तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के चाचा थे, उन्होंने इस इमारत की नींव रखी थी। 6 वर्षों बाद वर्ष 1927 में जब यह भवन तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। प्रारंभ में काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाने वाला यह भवन आज़ाद भारत का संसद बना। इस भवन ने स्वतंत्रता के आगमन के पदचापों को सुना और भारत की आज़ादी का प्रत्यक्षदर्शी बना। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के निर्माण का साक्षी बना और इन तमाम 100 वर्षों के दौरान भारतीय संसदीय परंपरा के उत्तरोत्तर विकास का केंद्र रहा। झारखंड विधानसभा टीवी भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास की इस कहानी को आप दर्शकों तक लेकर आई है। हमारे विशेषज्ञ पैनलिस्ट श्री चक्षु राय और श्री साकेत तिवारी अलग अलग एपिसोड में हमारे राष्ट्र निर्माण की इस कहानी पर प्रकाश डालेंगे। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं साकेत तिवारी आज आपके समक्ष मौजूद हूँ झारखंड विधानसभा टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम संसद और संसदीय लोकतंत्र में। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज दिल्ली से जुड़ रहे हैं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के प्रमुख श्री चक्षु राय जी। श्री राय संसदीय परंपराओं के सुविख्यात जानकार हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल और दर्शकों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्रीय परंपरा है, ये भारत में बहुत ही पुरानी है। वैशाली का गणराज्य हो या दक्षिण की जो समिति व्यवस्था है, ये सारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, इन सबको हम लोगों ने चिरंतन काल से जिया है। परंतु वर्तमान में जो संसदीय प्रणाली है, ये हम लोगों ने लिया है ब्रिटिशर्स से, जिसको कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह सकते हैं और या वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और जो वर्तमान व्यवस्था है वो, जैसा हम सब जानते हैं, वो 26 जनवरी 1950 जब से संविधान प्रभाव में आने के बाद ये प्रारंभ हुआ। जो लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, ये शनय शनय ब्रिटिश काल से ही बढ़ती चली गई, उनकी जड़ें वही थी। और ये उस समय की बात है जब हमारे पूर्वज जन आंदोलन कर रहे थे और जन भागीदारी के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इस क्रम में मेरा सवाल आपसे अभी ये होगा, या हमें क्या लगता है कि वो कौन सी वो घटना होगी या कौन सा वो काल होगा जिसे हम कह सकते हैं कि एक ये वाटरशेड रहा हो, जिस समय ये काउंसिल व्यवस्था या पार्लियामेंट्री व्यवस्था भारत में आई। साकेत, आप ठीक कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दीर्घ काल से हमारे देश में रही है, बट उसका एक फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कॉलोनियल टाइम से शुरू हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और ये देखूं कि ये व्यवस्था किस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे फॉर्मलाइज हुई, तो अगर उसको देखा जाए तो पहले क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से कंट्रोल से भारत के ऊपर कंट्रोल काफी कम था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसे एक रॉयल चार्टर मिला था। उस रॉयल चार्टर के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यवसाय, अपना ट्रेड भारत में कर रही थी। उसी रॉयल चार्टर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कानून भी बना सकती थी, बट वो जो कानून बना रही थी उस कानून की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों के ऊपर थी।
धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो बढ़ा, उसका जो प्रभुत्व था भारत के ऊपर वो भी बढ़ना शुरू हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यवसायिक कंपनी नहीं रह गई, उसने जंग छेड़नी शुरू कर दी भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसने टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ये देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम कर रही थी। तो उसमें ये देखा गया था कि कुछ समय बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने काफी सारा काम भारत में किया, बट कुछ समय बाद उसकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि ऐसा हुआ कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी कुर्की में जा सकती थी। तो ब्रिटिश संसद को ये लगा कि भाई ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ, 1765 में जो मुगल सरकार थी उसने राजस्व का की जो जिम्मेदारी थी, जो दीवानी के जो राइट्स थे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव थोड़ा सा और बढ़ गया। और जो बंगाल था, बंगाल ने हमारे देश में एक बड़ी भूमिका एज अ सेंटर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी था और जो बंबई का प्रेसिडेंसी था वो बंगाल से थोड़ा सा पीछे छूट गया। अब इस हालातों में क्या हो रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी ताकि कंपनी किस तरह से काम कर रही है उस पर नजर रखी जा सके। और उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1773 में मेरे ख्याल से। और उस एक्ट के थ्रू, उस कानून के थ्रू भारत में दो चीजें हुई। एक, गवर्नर जनरल के काउंसिल की स्थापना हुई और उसमें ये कहा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का होगा वो कौन होगा, और वो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स। और दूसरा ये हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई बंगाल में। अब जो हेस्टिंग्स थे वो भारत में पहले से ही थे और वो बंगाल के गवर्नर थे, और राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी अदालतों की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। और इन अदालतों में जो लोग बैठते थे वो कंपनी के ही मुलाजिम होते थे, और कंपनी ये डिसाइड करती थी कि भाई कब किस अदालत से किसको हटाना है और किसको बैठाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में जब स्थापना हुई तो ये कहा गया कि जो इंग्लिश कानून है वो अप्लाई होगा, और एक जज को भी भेजा गया। और इस समय थोड़ी सी जो काउंसिल जो बना था उसमें थोड़ी सी अनबन होने लगी। तो काउंसिल क्या था, काउंसिल में गवर्नर जनरल था जो कि हेस्टिंग्स थे, और काउंसिल में उनके अलग अलग सदस्य थे। और जो कानून बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें ये कहा था कि जो गवर्नर जनरल है और उसका काउंसिल है उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पर लिया जाएगा। और हेस्टिंग्स जो साहब थे उनके पास काउंसिल में मेजॉरिटी नहीं थी, तो उनकी काउंसिल के साथ अनबन चलती रहती थी। इसी अनबन के थ्रू एक केस आया। एक राजा नंद कुमार थे, कलकत्ता में काफी बड़े आदमी थे। उन्होंने हेस्टिंग्स के ऊपर आरोप लगाया कि भाई हेस्टिंग्स ने कुछ करप्शन किया है और कुछ एक्टिविटीज करी हैं जो कि सही नहीं है। और राजा नंद कुमार के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने जालसाजी का मुकदमा दायर किया। तो ये जो केस है, ये जो तुम्हारा सवाल था
कि वो क्या ऐसा वाटरशेड मूवमेंट था, ये क्या ऐसी स्थिति आई जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जुडिशरी, इसके का जो मंथन जो हुआ वो कैसे शुरू हुआ। तो वो इस केस से शुरू हुआ। ये शायद ये जो कहानी आपने कही है, ये जो बात राजा नंद कुमार की आई, एक अधिवक्ता होने के नाते ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। काउंसिल सिस्टम शायद पार्लियामेंट में जैसे मेजॉरिटी सिस्टम और बहुमत की बात हम लोग करते हैं, वो शायद बहुत पहला ट्रेस जो है वो शायद यही मिलता है हमें, मेजॉरिटी का। दूसरा, राजा नंद कुमार का जो केस और जो उनके ऊपर मुकदमा चला, वो बड़ा रोचक इसलिए है क्योंकि उसमें कई सारे सवाल थे, कई सारे बिंदु थे जो शायद बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया हाँ उस समय सुप्रीम कोर्ट से। केस बड़ा सिंपल था। दो नंद कुमार भी भारतीय थे, यही भारत के ही रहने वाले थे। जिसने नंद कुमार के ऊपर केस कराया गया, करवाया वारन हेस्टिंग के कहने पे, वो आदमी भी भारतीय ही था। ये दोनों यही थे, भारत के ही निवासी थे। इन दोनों के बीच मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के बिंदु को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिस कानून के तहत राजा नंद कुमार को सजा दी गई, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, या वो घटना उस समय की नहीं थी। इन सबको दरकिनार करके ये फैसला दिया गया। लॉ की पढ़ाई और इस दौरान जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, वहां पे राजा नंद कुमार के केस को जुडिशियल मर्डर की संज्ञा दी गई है। आज तक कोई भी लॉ के जानकार इस जजमेंट के, राजा नंद कुमार के जजमेंट के सपोर्ट में नहीं आए हैं। वहां शायद ये क्लियर केस पहला इस तरह से आया, किस तरह इस व्यवस्था को अब्यूज भी किया गया, जहां की जिसके पास काउंसिल में अगर मेजॉरिटी नहीं थी तो बाद में वो कभी भी बाकी और तंत्र को इस्तेमाल करके अपने खिलाफ जाने वाले लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको सजा दिलवा सकता था। और आप शायद जहां तक मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए ही बाद में शायद कुछ संशोधन करना पड़ा इन एक्ट्स और इन लॉ में। साकिब, आप एकदम सही कह रहे हैं। जो राजा नंद कुमार का केस था और जिस कानून के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा चला, वो मेरे ख्याल से 1728 का कानून था। और उस वक्त वो कानून कलकत्ता पर लागू था या नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तो 1728 में कलकत्ता में था ही नहीं, तो ये एक बड़ी बात थी। 1729 जी। दूसरी चीज ये थी कि 1700 दूसरी चीज ये थी कि अंग्रेजी जो कानून था जो कि भारतीयों पर अप्लाई हो रहा था, वो कितना वाजिब था, कितना वाजिब नहीं था। तीसरी चीज ये थी कि उस समय तक जो फौजदारी का जो मामले आते थे, उसमें जालसाजी के मुकदमों में मृत्यु दंड नहीं होता था। ये जो मृत्यु दंड की बात थी जालसाजी के मुकदमों में, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था जो कि कलकत्ता में लागू किया गया। अब ये तो रही बातें कानून की और कॉन्सेप्ट्स की। अब जूरी का मुकदमा हुआ, काफी एकदम बिना ब्रेक के चला, और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस इम्पे, उनकी और हेस्टिंग्स की पुरानी दोस्ती थी। दोनों शायद एक ही स्कूल में गए थे। तो जब आप कह रहे हैं जुडिशियल मर्डर, तो जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस साथ में देखे जाते हैं तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये मुकदमा हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशरी किसी में भी, और जो जुडिशरी के प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर खरा नहीं बैठता है। और इसके बाद थोड़ा सा ये भी हो गया कि जो काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट था उसमें भी थोड़ी अनबन थी, क्योंकि जिस कानून के अंदर काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बना था
उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी काउंसिल के डिसीजंस को वीटो करने की। तो ये एक अनबन की बात हो गई। तो दो तीन जो ये चीजें थी जो कि थोड़ी सी ठीक नहीं थी कि जो काउंसिल का डिसीजन था वो मेजॉरिटी से होगा और जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के खिलाफ जा सकता था। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए फिर एक संशोधन लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उस संशोधन में एक जो बड़ी चीज करी गई वो ये करी गई कि जो गवर्नर जनरल था वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को, अगर वो उसे सहमत नहीं था, ओवर रूल कर सकता था। तो ये एक जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई इन सब चीजों के बाद क्या बड़ा संशोधन आया, तो ये एक बड़ा संशोधन आया कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल को ओवर रूल कर सकता। यही वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। हम यही कहते हैं कि कोर्ट जो है वो लेजिस्लेशन या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुपालन कराने में या नहीं कराने पे क्या दंड होगा ये डिसाइड करने के लिए होता है, और वो आज तक मेरे हिसाब से वो चला आ रहा है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनको शायद, या एग्जीक्यूटिव ना भी कहें तो कम से कम लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग करने का काम शायद यहीं से शुरू कर दिया गया था। हाँ, तो साकेत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसकी जो एक पहला जो उसका फाउंडेशन है छोटा सा, वो शायद यहाँ से शुरू हुआ। और एक चीज और भी हुई, जो अभी तक जो कानून बनाने की व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। मद्रास में अलग कानून बन रहा था, मुंबई में अलग कानून बन रहा था, बंगाल का जो कानून बन रहा था वो बन रहा था। और जब ये धीरे धीरे बदलाव आते गए तो एक बड़ा बदलाव ये भी आया कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसके अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि स्पेसिफिकली कानून बनाने के लिए हो, या जिसकी स्पेशलाइजेशन लॉ में हो, जो कि लॉ समझ सकता हो, जूरिस्प्रूडेंस समझ सकता हो। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल से 1833 में एक और बदलाव लाया गया, और वो बदलाव ये आया कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको अच्छा करने के लिए एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और ये कहा गया कि जो ये लॉ मेंबर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा नहीं होगा। तो जो पहला लॉ मेंबर इंडिया में आया और जो कि लॉ कमीशन का हेड, पहले लॉ कमीशन का इंडिया का हेड बना, वो था मैक्यूले, और उन्हीं को श्रेय जाता है जो हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 है, भारतीय दंड उसका ड्राफ्ट पहला मैक्यूले ने ही बनाया। जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, वो रेगुलेट करने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बाद शासन में आने लगी या टेरिटरीज अक्वायर करने लगी, तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया रेगुलेट करने के लिए। ये बड़ा रोचक होगा ये जानना और समझना कि इस समय के जो गवर्नर्स आए, स्पेशली जब हम नंद कुमार में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, इन सब के समय क्या बदलाव रहा और इनके व्यक्तिगत प्रयासों ने क्या असर किया उस समय, ये शायद बिना इस पे चर्चा किए चर्चा अधूरी रह जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आपने क्लाइव का नाम लिया, आपने वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लिया, आपने कॉर्नवालिस का नाम लिया। ये तीनों ही बड़े अलग अलग व्यक्तित्व के लोग थे। क्लाइव, जैसा कि आप जानते हैं, बैटल ऑफ पिलासी जो था, उसको करके वो कलकत्ता पहुंचे थे, और जो कंपनी की प्रभुत्ता है वो उस बैटल ऑफ पिलासी के बाद एकदम ही बदल गई। कंपनी जो सिर्फ
व्यापार की कंपनी थी, अब वो व्यापार की कंपनी नहीं रह गई। एक बड़ा मूवमेंट जो चेंज था वो उस समय हुआ। हेस्टिंग्स के समय पर बंगाल में एक सूखा पड़ा था, और हेस्टिंग्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश एकेडमिक्स और उनके जो आगे आए जो गवर्नर जनरल, उनको वो हेस्टिंग्स को श्रेय देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को सॉलिडिफाई करने के लिए, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रेंथन करने का श्रेय हेस्टिंग्स को जाता है। और मेरे ख्याल से हेस्टिंग्स इंडिया में जब आए तो उनकी उम्र शायद 17-18 साल की थी, और जब वो आए थे वो एक बतौर क्लर्क, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क होता है उसके बतौर आए थे, और धीरे धीरे वो गवर्नर बने। और हेस्टिंग्स का जो काम करने का तरीका था वो भी थोड़ा सा अलग था। उन्होंने ये सोचा कि कंपनी का जो काम है वो सिर्फ व्यवसाय करना नहीं है, कंपनी का काम कंपनी की टेरिटरी को बढ़ाना है, दूसरे एरियाज को अनेक्स करना है। तो ये सब उन्होंने सोचा। कॉर्नवालिस जब आए तो उनके पास एक थोड़ा सा फायदा ये था कि उन्होंने क्लाइव का भी कार्यकाल के बारे में पढ़ा था, और हेस्टिंग्स के साथ जो हुआ था वो भी उन्होंने पढ़ा था। और जब हेस्टिंग्स वापस आए तो उनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। तो जब कॉर्नवालिस भारत आए तो उनकी भारत आने की शर्त ये थी कि भाई ये जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जो काउंसिल में मेजॉरिटी का मामला है, उस सब को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो कॉर्नवालिस नहीं आएंगे। तो शायद उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उनके दबाव के कारण जो दूसरा जो एक्ट आया जिसने इन खामियों को ठीक किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो शायद कॉर्नवालिस के थोड़े से दबाव के कारण हुआ। कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग, क्लाइव, इन ये सारे लोग, अगर इन जितने भी एक्ट बने, रेगुलेटिंग एक्ट और उसका अमेंडमेंट जो कुछ भी हुआ, ये सब आज जैसा आपने बताया किस तरह से वो संबंध स्थापित करता है अभी जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट। और जब हम ये एपिसोड, ये सीरीज उस समय कर रहे हैं जब 100 वर्ष हो चुके हैं पार्लियामेंट के भवन के नींव को रखने की। इन सब में बड़ा रोचक होगा ये सोचना या इस पे ये डिस्कस करना कि किस तरह से फिर भारतीयों ने अपनी जगह बनाई इस व्यवस्था में, जो शायद आने वाले आगे एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कई तरह के विद्रोह हुए, फिर वो बहुत बड़ा सिलसिला है। इस रेगुलेटिंग एक्ट और उसके अमेंडमेंट के बाद अगर शायद तो कुछ और बड़े रिफॉर्म्स हुए तो शायद वो फिर सिपाही म्यूटनी की वजह से ही हुए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, या जैसा इतिहास हमें बताता है। वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी इस पूरे व्यवस्था की, जो एक ऐसी घटना जिसने शायद नींव रखी अभी वर्तमान पार्लियामेंट्री सिस्टम या फ्रीडम स्ट्रगल की, जो म्यूटिनी हुई थी। जी, तो साकेत, अभी जब मैंने और आपने बात करनी शुरू करी थी तो उस समय मैंने ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, और उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के 2-3 तरीके थे। एक अलग सुप्रीम कोर्ट बना, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक गवर्नर का काउंसिल बना जो कि लंदन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी थी, उसको रिपोर्ट करता था। वो बॉडी फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती थी। हर बार जब कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने की बात आती थी तो ब्रिटिश संसद कंपनी के कामकाज को इवैल्यूएट करती थी कि कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है।
और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम इंडिया में बंद कर दिया गया। और वो टर्निंग पॉइंट जो आपने एकदम सही कहा था, वो था 1857 की म्यूटनी। उस म्यूटनी ने एक नींव रखी इस बात की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अभी तक दूर से कंट्रोल भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रखा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रेजेंस थी इंडिया में, वो बिल्कुल बदल गया। और वो बदलाव ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टर्म था, टेन्योर था, चार्टर था, वो सब खत्म हो गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को, टेरिटरी को सब अपने अंदर ले लिया एक कानून के अंदर। और वो कानून भारत में जो 1833 में एक सेंट्रल थोड़ा सा लेजिस्लेटिव के लिए एक बॉडी बनी थी बंगाल में, जिसमें मैक्यूले, जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बात मेंबर थे, उसको फिर वो थोड़ा सा और आगे ले गया। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना म्यूटनी के बाद, और तब से फिर शुरुआत हुई स्पेशलाइजेशन की। जो कि काउंसिल के मेंबर्स थे, उनके अलग अलग पोर्टफोलियो होने शुरू हो गए, थोड़े स्पेशलाइजेशन की बात हुई, नए नए कानून बनने स्टार्ट हुए। तो और जब ये सब कानून बनने इस बॉडी में स्टार्ट हुए और इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो डिमांड आनी शुरू हुई कि भारतीयों को भी इस काउंसिल में मेंबर होना चाहिए। ये सारी और काफी और सारी चीजें हम अलग अलग एपिसोड्स में डिस्कस कर सकते हैं कि ये एवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फिर ये स्वतंत्रता का जो मूवमेंट था उसमें कैसे जुड़ा, और उसके बाद फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना कैसे। शायद सेंट्रल असेंबली डिस्कस करते समय शायद इस बात पे भी चर्चा की जा सकती है, ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शायद इस पे भी इसका कोई रिफ्लेक्शन पड़ा हो। अभी के समय जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, शायद उस समय ही इसकी नींव रख दी गई होगी। हाँ बिल्कुल, जब एक ऐसी व्यवस्था आई जहां बिल्कुल बिल्कुल ये जो नींव थी वो 1833 में ही उसका पहला पत्थर रख दिया गया था। क्योंकि 1833 का जो कानून था, जो बदलाव लाया था लॉ मेंबर का, उसने एक चीज ये करी थी कि उसने जो बंगाल का प्रेसिडेंसी था उसको ज्यादा अहमियत दी थी। और उसने ये कहा था कि जो बंगाल का जो काउंसिल है वो मद्रास और बंबई के काउंसिल को, उनके जो कानून बने हैं उसको ओवररूल कर सकता है। तो वो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन वहां से स्टार्ट हो गया था, और वो फिर कंप्लीट तब हुआ जब म्यूटनी के बाद एक और कानून। तो आपसे बात करके काफी सही चर्चा हुई। शायद शुरुआत करने के लिए आगे के एपिसोड्स में हम लोग फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये चर्चा करेंगे कि किस तरह फिर इन सब चीजों के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, कैसे धीरे धीरे संसदीय कार्य प्रणाली कैसे विकसित हुई। निश्चित ही ये तथ्य वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से भारत आज एक मजबूत लोकतंत्र की तरह उभरा है, और हमने संसदीय परंपराओं का एक बेहतरीन उदाहरण विश्व के सामने रखा है। धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद जी। अंग्रेज जब साल 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली ला रहे थे, तब संसद भवन के निर्माण की बात नहीं सोची गई थी। 10 साल बाद साल 1921 में जब इस भवन के निर्माण की बात हुई, तो स्थापत्य की जिम्मेवारी मिली अंग्रेज वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को। दोनों वास्तुकार संसद के आकार और स्थल को लेकर सहमत नहीं थे। लुटियन वर्तमान आकार और स्थल के पक्ष में थे, जबकि बेकर त्रिभुजाकार भवन रायसीना की पहाड़ी में कहीं दूर बनाना चाहते थे। निर्माण का काम देख रही समिति लुटियन के पक्ष में गई, और इस तरह मतांतर और वाद विवाद की नींव पर संसद का प्राचीर निर्मित हुआ।